कांग्रेस पर भी सवाल उठा रही है बीजेपी। ये कह रही है कि इस पर आपने कुछ नहीं कहा, मतलब आपने अपना मौन समर्थन दे दिया। लेकिन मेरा सीधा सवाल ये है इस जगदीप जी कि अगर आप ये जानते हैं कि 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा आपको पता था, लेकिन आपने अपने मैनिफेस्टो में 370-35 की वापसी की बात नहीं की। आप चाहते थे कि फुल स्टेटहुड मिले, उसका आपने जिक्र किया, राहुल गांधी ने भी किया, लेकिन 370-35 का जिक्र नहीं किया। आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको लेकर हंगामा करती है, पीडीपी इसको लेकर हंगामा करती है, कांग्रेस का टेक मुझे क्लियर कर दीजिएगा जगदीप सिंह जी। पूर्णिमा जी, आपका आभार। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से बाकी साथियों को समय मिला है, मुझे वक्त मिलेगा अपनी बात रखने को। जी सर, बोलिए। सबसे पहली बात, कांग्रेस की तरफ से पीसीसी प्रेसिडेंट ने बड़े साफ शब्दों में ये स्पष्ट कर दिया कि स्टेटहुड को लेकर हम लोग अपने स्टैंड पर खड़े हैं, और जब एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट से फाइनल वर्डिक्ट आ गया तो उसके बाद अगर हम स्टेटहुड की बात कर रहे हैं तो वो इस रियासत की काबीना को और मजबूत करेगा, और जो मुख्यमंत्री है उनको बार बार एलजी के पास नहीं जाना पड़ेगा, जो कि आज का सूरत हाल। दूसरा, एक मैं जो बात कहना चाहता हूँ आज पूर्णिमा जी, दरअसल आर्टिकल 370 पर मुझे बड़ी हैरत होती है कि ये सदी का सबसे बड़ा झूठ भाजपा जो है वो निरंतर बोलती चली जा रही है। इसके प्रवक्ता और नेता जो है वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। सबसे पहले तो जरा ये समझ ले कि आर्टिकल 370 की टूटन को अंजाम नहीं दिया गया, महज उसके एक अनुच्छेद को हटाया गया है जी। और 35A जो है वो तो संविधान का हिस्सा ही नहीं था। दूसरी बात, ये जो भाई साहब जिनकी जानकारी में मैं थोड़ा इजाफा कर दूं, क्योंकि इनकी बातों में अहम ज्यादा झलक रहा था और मुद्दे की बात कम थी। 306A ये संविधान में सबसे पहले लाया गया आर्टिकल था, जिसको बाद में फाइनल ड्राफ्ट में 370 बनाया गया, जो संविधान का भाग 21 है। दूसरी बात जरा ये समझिए, जिस संविधान का पहला अनुच्छेद ये कहता हो कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो उस पर सवाल उठाने से पहले इनको एक मर्तबा सोचना नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात पूर्णिमा जी, एक बड़ी अहम तरीन जो बात है आपको समझनी होगी, 371C में ये कांग्रेस ही थी जिसने ये प्रावधान उस वक्त के लिहाज से छोड़ा, और 1962, 63, 65, 66 कई मर्तबा बड़े संशोधन किए गए ताकि वो तमाम मुद्दे, चाहे वो सदर रियासत था, वजीर आजम था, चुनाव आयोग की पावर की बात थी, या फिर सुप्रीम कोर्ट के वहां पे क्षेत्राधिकार की बात थी। और एक और अहम तरीन बात, एक मिनट पूर्णिमा जी, और समझ लीजिएगा मेरे एंड से जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि जब आप आर्टिकल 370 की बात करते हैं तो क्या आप उन परिस्थितियों पे गौर करते हैं जो आजादी के वक्त थी, जब ये मुल्क आजाद हुआ, इस मुल्क के दो हिस्से हुए, उस वक्त 3 देश बने थे, और ये एनसी के भाई साहब बैठे हैं, मैं इनके एंड से, हालांकि आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एनसी, पर मैं ये बता दूं कि तब ये शेख अब्दुल्ला थे जो भारत के साथ खड़े हुए, और भूलिए मत उस मकबूल शेरवानी को जिसकी पहली शहादत हुई जब वहां से कबायलियों ने हमला किया। और ये भाजपा वाले भी समझ ले, जिनके वैचारिक पुरोधाओं ने 52 साल तक अपने मुख्य कार्यालय पर झंडा नहीं लगाया, वो आज दूसरों को राष्ट्रहित की नसीहत देते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की बात करते हुए। और हमारे देश का संविधान कहीं पर ये नहीं कहता कि किसी प्रदेश में, और मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, कितने प्रदेश ऐसे हैं जहां पर फ्लैग्स रहे हैं, तो ये बार बार कहना राष्ट्रीय ध्वज ऊंचा रहता है, हमारा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया स्पष्ट कहता है, उसका सम्मान, उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन बार बार ये दोहराना और ये कहना कि आर्टिकल 370 के बाद सब ठीक हो गया, और इससे बड़ा झूठ क्या है कि आतंकी घटनाओं में कमी आई है। नहीं, आज ही गृह मंत्री ने बताया कि आतंकवाद की घटनाओं में 70% की कमी आई है। 2 बातें यहां पर जोड़ना चाहती हूं, फिर उसके बाद मैं रफीक रातर साहब के पास जरा जाऊंगी, और उसके बाद शिवम आपका काउंटर में लूंगी। शिवम, थोड़ा सा समय दीजिएगा, बस 2 बातें जोड़ते हुए यहां पर, क्योंकि आपने 370 का जिक्र किया सर। संविधान का अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान, टेम्पररी अरेंजमेंट, इस बात को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, इसी आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर पर संविधान का आर्टिकल 356 लागू नहीं होता था। आर्टिकल 356 क्या, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा और उसका अपना प्रतीक चिन्ह था, सब कुछ संविधान के हिसाब से, और एक टेम्पररी अरेंजमेंट
जिसको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसी संविधान निहित है। वो संविधान जो पूरे देश में लागू होता है, राष्ट्रपति उसको एक्सरसाइज करती है। एक टेम्पररी अरेंजमेंट था जिसकी वजह से उनका अलग झंडा, अलग प्रतीक था, उसको खत्म करने की कोशिश हुई है। बस इस एक क्लैरिटी के साथ मैं आगे बढ़ती हूं। शिवम, जल्दी से अगर 30 सेकंड में आप काउंटर रखना चाहते तो प्लीज रखिएगा, फिर बाकी मैं मेहमानों के पास जाना चाहती हूं। देखिए, मैं सिर्फ इनसे एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को मिलाकर हिंदुस्तान के साथ किया। अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थितियां थी, जूनागढ़ से लेकर और कहां तक हम चीजों में नहीं फंसे, और उसके बाद जाके गोवा भी हुआ। लेकिन आप मुझे सिर्फ एक इतनी सी बात बता दीजिए, जिस जम्मू एंड कश्मीर की ये बात कर रहे हैं, उसकी स्थितियां क्या थी? उसकी स्थितियां देश जानता है भाई। बावजूद उसके अगर आप चाहते तो उन चीजों को बेहतर कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं की। जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं आपकी इनकॉम्पिटेंसी रही, और जितनी बार भी नेहरू जी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि नहीं, इट्स अ टेम्परेरी एंड ट्रांजिएंट स्टेटस, घिसते घिसी जाना है, नहीं घिसा। आपकी कमिटमेंट नहीं थी। आपके पास तो एक जमाने में 400 सीटें भी थी, क्यों नहीं कर दिया आपने भाई? अगर ये आपको इतना ही इर्रिपेरेबल लग रहा था, इतनी ही चीजें लग रही थी, क्योंकि कमिटमेंट नहीं था। 82 के बाद जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आपकी राजनीति पर हावी हुई, आपको लगा कि ये कहीं ना कहीं रिस्की है, आपको लगा कि इसे करने से आपको रेस्ट ऑफ द इंडिया में नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप वो पार्टी है कि जो पाकिस्तान के आतंकवादी हमले का जवाब भी इसलिए नहीं देते थे मुंबई के कि कहीं हिंदुस्तान में मुसलमान आपसे नाराज ना हो जाए। और आप यहां मुझे भाषण दे रहे हैं। मुझे इतना लंबा भाषण नहीं चाहिए, बहुत सीधी सी बात है। तय करने में 1947 में बहुत लोगों का हाथ रहा, बहुत लोगों ने काम किया, बहुत सारी रियासतें एक हुई, बहुत सारे राज्य अलग अलग काम करना चाहते थे, हैदराबाद से लेकर जूनागढ़, लेकिन अलग अलग जगह पर स्थितियां ऐसी हुई, जो राज्य नेहरू जी के हिस्से आया उसमें ही ये स्थितियां क्यों पैदा हो गई भाई? भाषण मत दीजिए, बहुत सीधी बात है। आप आज भी वहां पर इसी तरह के राइट्स को रखना चाहते हैं, 370 रिस्टोरेशन चाहते हैं। ठीक है, जल्दी से राठौर साहब आपके पास आती हूँ। जगदीप जी आपके पास काउंटर के लिए मैं आऊंगी, लेकिन राठौर साहब ये बताइए ना, आपको वहां की जनता ने चुना ना, आपको जनता ने चुना, मतलब जनता वहां की नहीं चाहती कि आप उनकी आवाज बने। फिर क्या चाहते हैं आप? बहती गंगा में हाथ क्यों धो रहे हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपका जो राजनीतिक अस्तित्व है पीडीपी का, कुछ तो बचा रहे? क्योंकि पिछले चुनावों में जो अभी अभी हुए, उसमें जनता ने पीडीपी को पूरी तरीके से नकारा। चलिए मान लेते हैं आपकी बात ही। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपको याद आ गया कि हम भी यहाँ डिबेट में बैठे हैं। चलिए अब आपकी बात मान लेते हैं कि लोगों ने हमको नकारा। हमारे पास सिर्फ 3 सीटें हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास। अब जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी है, जिन्होंने सरकार बनी, अगर उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया तो मरोड़ क्यों आ रही है? अगर उनके पास मेजॉरिटी और उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया और ये कहा कि 370 और 35A के एब्रोगेशन को जम्मू कश्मीर के लोग अभी तक हजम नहीं कर पा रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को मंजूर नहीं है, तो अब आप क्यों इस पर शोर वगुल कर रहे हैं? बुनियादी मामला यह है, जो अभी तक मैंने सुनिए जो अभी तक मैंने आपका डिबेट सुना, इसमें से एक बात निकल कर आई जो बीजेपी के मेरे दोस्त अभी बात कह रहे थे, मुस्लिम अपीजमेंट। उन्होंने हिंदी लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन मैं उसका मतलब मुस्लिम अपीजमेंट निकाल रहा हूँ। असली मसला यही है, आप नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में, चूंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, आप नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के पास पावर्स रहे या कोई स्पेशल स्टेटस रहे। आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि किस वक्त एक्सेशन हुआ था, किन कंडीशंस पर और एग्रीमेंट क्या हुआ, ये भी आप भूल जाते हैं। आप खुशमुश करते हैं कि नहीं जी, दो विधान नहीं चलेंगे, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, 2 आईन नहीं चलेंगे, लेकिन आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में नहीं जाते। अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाते तो आपको याद होगा 370 किस बुनियाद पर इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो इन टोटलिटी में आपको बताऊंगा, बजाय इसके कि बीजेपी के लोगों ने जो कुछ हुल्लड़बाजी आज असेंबली में की, जिस तरह से लोगों की मारपीट की, आप उसकी मजम्मत नहीं करते, लेकिन आई टाई शाई करेंगे, इधर की सुनाएंगे, उधर की सुनाएंगे। मुद्दे पर आइए ना। मुद्दा यह है कि अगर एक रेजोल्यूशन पास किया है पीपल्स डेमोक्रेटिक, इसने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, हालांकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को वो इसमें रिजर्वेशन भी है किसी जगह, लेकिन हमने उसके हक में वोट दिया। तो बीजेपी के जो आपके गुंडे हैं वहां पर आगे और उन्होंने वहां पर मारपीट शुरू कर दी। जनता के चुने हुए नुमाइंदे, उन्होंने जिस तरह जनता के चुने हुए नुमाइंदे, राठौर साहब, जनता के चुने हुए नुमाइंदे, जैसे कि आपके पास जितनी सीटें आई, आपके चुने हुए गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने गए, कांग्रेस के, क्या है वो जनता के चुने हुए नुमाइंदे। आप न्यूट्रल रहे, पीपल रिप्रेजेंटेटिव राठौर साहब, अगर आपको अपने लिए, राठौर साहब, अगर आपको अपने लिए ये भाषा पसंद नहीं कि कोई आपको पाकिस्तान प्रेमी कहे, कोई आपको ये कहे कि आप पाकिस्तान का हौसला बढ़ा रहे हैं, तो जो चुने हुए विधायक है, कम से कम आप उनको गुंडा तो मत कहिए।
इतना तो आप कर ही सकते हैं। फिर तो आपके चुने हुए विधायक भी गुंडे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुने हुए विधायक भी गुंडे, कांग्रेस के चुने हुए विधायक भी गुंडे, और कौन बैठा है, कौन बैठा? आज जिस तरीके की तस्वीर सुनिए साहब, देखिए वो विधानसभा तो कहीं से नहीं लग रहा था, विधानसभा तो कहीं से नहीं लग रहा था, और सब उसमें दो दो हाथ कर रहे थे, सब उसमें दो दो हाथ कर रहे थे, सब चाह रहे थे कि हम लड़ लें, सब चाह रहे थे कि हम पन्ने फाड़ के फेंक दें, सब चाहते थे हम वेल में जाए हंगामा करने लगे। ऐसे नहीं होता है ना सर, विधानसभा की कार्रवाई का एक डेकोरम होता है, वो डेकोरम किसी को याद नहीं था। बहरहाल आपको, आप कह रहे हैं ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद,